हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। वी वर रीडिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट। उसमें हमने सबसे पहले जो परक्विजिट पढ़ा था वो रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन हमने अभी तक सीख ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कोई भी मोटर कार, अगर आपको कोई भी व्हीकल, आपको गाड़ी प्रोवाइड करी जाती है, अगर कोई भी एसएससी को गाड़ी प्रोवाइड की जाती है उसके एम्प्लॉयर द्वारा, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका टैक्स कैसे करेंगे। तो पूरा इन डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट हम समझ के करेंगे ताकि आपको कम से कम चीजें रटने की जरूरत पड़े। कम से कम चीजें, देखो ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी। वो हम जैसे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, सम सोल्व करेंगे, तो उससे धीरे धीरे हमें वो याद भी हो जाएगी, तो ऐसे से रटने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बट शुरू में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी इससे फिगर्स रहेंगी कि आपको 1800 रुपीज या फिर 2400 रुपीज पर क्यूजिट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इन सम केसेस वो ऐसा क्यों रहेगा, उसका 2400 रुपीज ही क्यों है, ये 2600 क्यों नहीं है, 2800 क्यों नहीं है, 2000 क्यों नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए हमें, इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी मोटर कार प्रोवाइड करी जाती है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो ये इट विल बी परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। परक्यूजिट होगी इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर व्हीकल इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस, if vehicle is used for residence shall not be regarded as the benefit given under section this। अगर व्हीकल का किसके लिए प्रपोज किया गया, होम, ऑफिस, ड्यूटी, आने जाने के लिए यूज किया, तो उसको परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो। अगर मोटर कार is owned by employee and used by him only for the personal purpose and for which employer reimburse the expense of the car, it will be purchased in the hand of। देखो कुछ भी याद करने की या ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर एक एम्प्लॉय है, एक हम इसके बारे में एक बार पढ़ के देख, एक एग्जांपल लेके। एम्प्लॉयर है, उसके पास खुद की कार है, उसने ये कार दे दी एम्प्लॉय को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय के पास एक ऑलरेडी कार है बट उसके एक्सपेंस है कार के, वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोलेगा ठीक है, मैं इसका पूरा खर्चा दे देता हूं। पहले केस की बात कर लेते हैं। कार तो मिल गई एम्प्लॉय को, अब वो सिर्फ ऑफिस ड्यूटी के लिए यूज कर रहा है, ऑफिस ड्यूटी। एक बात बताइए, अगर कोई आदमी, जैसे आप भी किसी कंपनी में जाके काम करेंगे तो एक आपको गाड़ी मिली और वो सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए, तो आपका क्या बेनिफिट हुआ, तो सिर्फ ऑफिस के लिए, तो उसमें तो कोई परक्यूजिट होगा ही नहीं। ये हमने पहले ही बताया था, कोई भी परक्यूजिट नहीं माना जाएगा अगर वो सिर्फ ऑफिस ड्यूटी के लिए दिया गया तो। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि ऑफिस ड्यूटी वाले को हम परक्यूजिट नहीं मानेंगे, तो परक्यूजिट जो वैल्यू, पीवी का मतलब परक्यूजिट वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, नील, कुछ रहेगी नहीं। अगर पर्सनल पर्सनल ड्यूटी के लिए मिले तो, पर्सनल ड्यूटी नहीं, पर्सनल वर्क के लिए मिले तो, पर्सनल वर्क के लिए, हाँ, उस केस में परक्यूजिट रहेगा। क्योंकि परक्यूजिट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट सैलरी के अलावा हमें सैलरी तो मिल रही है, उसके अलावा हमें कार और मिल गई और अपने पर्सनल काम के लिए मिली है, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस का काम करना है। तो इस केस में भी परक्यूजिट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, कितनी आएगी हमें नहीं पता। एक ऐसा हो सकता है पार्शियली पर्सनल, मतलब उसका आधा यूज तो पर्सनल के लिए और पार्शियली ऑफिस, उस केस में। तो देखो ये ही सबसे, अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। अगर कोई भी व्हीकल आपको दिया जाता है, एम्प्लॉय को एक व्हीकल एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, कार दी जाती है, तो उसका दोनों पर्पज के लिए ही यूज होता है। तो दोनों प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये वाला केस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और यही हमारे इनकम टैक्स एक्ट के जो एग्जाम्स रहेंगे उसके अंदर भी ये वाला ही केस इंपॉर्टेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लॉय की खुद की कार है और एक्सपेंस एम्प्लॉय ने, अब खुद की कार है और पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो भी उसमें परक्यूजिट की वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। खुद की कार है, ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है और एम्प्लॉयर उसका पूरा एक्सपेंस बियर कर रहा है, ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो परक्यूजिट की वैल्यू नील रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है। कार तो उसकी खुद की है एम्प्लॉय की, बट पार्शियली ऑफिस
एंड पार्शली पर्सनल। तो उस केस में परक्विजिट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, वो कितनी रहेगी वो हमें निकालनी देखनी है। तो बेटा एक ओवरऑल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि एक कैसे कैसे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हो सकता है, किस केस में। तो देखो अगर प्रैक्टिकल लाइफ से आप रिलेट करके चलोगे, कोई मिस्टर ए है, वो किसी कंपनी में XYZ में काम कर रहा है, वहां पे उसको गाड़ी मिल गई, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उसको बोल दिया, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकते हैं, गाड़ी तो मिल गई, उसने कार तो मिल गई, एम्प्लॉय को मिल गई कार, लेकिन उसने बोल दिया कि आप ऑफिस ड्यूटी के लिए यूज करोगे बस इसको। तो फिर क्या परक्विजिट, कोई परक्विजिट है ही नहीं, परक्विजिट तो है ही नहीं ना इस केस में। फिर बोले कि नहीं पर्सनल वर्क के लिए यूज कर सकते हो, ऑफिस वर्क के लिए मत यूज करो, तो उसमें तो परक्विजिट रहेगा, कितना रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। बट मोस्टली केस में तो ऐसे ही होता है कि वो कितना पार्सली पर्सनल रहता है और पार्सली ऑफिस, कुछ काम के लिए कुछ टाइम के लिए ऐसे करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर दो तरह की गाड़ियां इसमें बताई, एक तो सीसी क्यूबिक कैपेसिटी जो रहती है ना गाड़ी के इंजन की, जो क्षमता रहती है 1.6 1600 ऐसे बोलते हैं ना, ये 1600 सीसी की बाइक गाड़ी है, ये 1600 सीसी से ये 2400 सीसी की है, ये 1100 120 सीसी की है। जो स्कूटी रहती है लगभग 80 सीसी की, 100 सीसी की, 120 सीसी की ही रहती है। बाइक में ज्यादा जो बड़ी रहेगी बुलेट रहेगी वो ज्यादा सीसी की रहेंगी। तो जितनी ज्यादा सीसी वाला जितनी उतनी ज्यादा कैपेसिटी। तो यहाँ पे दो तरह से डिवाइड किया है गाड़ी को, एक 1.6 लीटर, एक 1.6 लीटर से ज्यादा। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा जब 1.6 से ज्यादा हो। ठीक है, पहली बात, व्हेन द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज हो रहा है, तो कितने भी सीसी की हो परक्विजिट वैल्यू नील रहेगी, परक्विजिट वैल्यू नील रहेगी, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर पर्सनल पर्पज के लिए, हाँ इस केस में तो पर्सनल पर्पज के लिए परक्विजिट की वैल्यू कितनी रहेगी, आरएमसी, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। वो आरएमसी क्या होता है, रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, जो उसका पेट्रोल का खर्चा और बाकी के एक्सपेंसेस, वो उसकी वॉशिंग का खर्चा वो सब। फिर शोफर, शोफर मतलब ड्राइवर का खर्चा, प्लस वियर एंड टीयर, जो गाड़ी में जो वियर एंड टीयर रहते हैं उन सब के खर्चे को, तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो उसकी परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी पर्सनल पर्पज के अंदर। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय ने भी कुछ पार्ट दिया है, एम्प्लॉय ने से भी कुछ पार्ट लिया, तो आपको पता है अगर एम्प्लॉय से कुछ पार्ट लिया है तो वो अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये केस तो बेटा दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी वाला तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्सली ऑफिशियल और पार्सली पर्सनल। तो पार्सली ऑफिशियल, जब सीसी की वैल्यू कितनी है 1.6 लीटर, तो परक्विजिट की वैल्यू सीधा बता दी कि 1800 रुपए रहेगी। पार्सनली, पार्सली पर ऑफिशियल और पार्सली पर्सनल। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा तो ऑफिशियल तो दोनों कामों के लिए यूज किया, और टोटल जो ऑफिशियल खर्चा हुआ है और जो पर्सनल खर्चा हुआ है, टोटल कितना हुआ, मान लो कि एक साल में हो गया 60,000, ये कितना है 1800 रुपए, ये कितना पर मंथ 1800, और 12 से गुना करेंगे इसको, मान लो एक मिनट तो कुछ फिगर आ गई, तो वो वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बता दी कि 1800 रुपए की परक्विजिट वैल्यू मान लेंगे, उसका इतना आप इतना परक्विजिट मिला हो चाहे ना मिला हो, 1800 की स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी। इसी तरह अगर सीसी की 1.6 लीटर से ज्यादा थोड़ी हैवी इंजन की गाड़ी है तो परक्विजिट की वैल्यू 2400 रहेगी, प्लस सोफर, अगर ड्राइवर भी दिया है उसके साथ, इस पर्पज में अगर ड्राइवर भी मिला है तो 900 रुपए ड्राइवर के दोनों ही केस में अलग से ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा ये बात तो चलो सर ठीक है, समझ में आ गई, बट ये क्या है, परक्विजिट की वैल्यू 600 और 900, सोफर की वैल्यू भी ठीक है 900 रुपए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, हमें नहीं पता, बट याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर्वे किया क्या किया गवर्नमेंट ने, बट उस चीज हमें लॉजिक, अभी सर्वे की डिटेल वो सब नहीं पढ़नी कि 900 कहाँ से डिसाइड किया गया, अरे बहुत टाइम से डिसाइडेड है। बट ये 600 और 900 क्या है, यहाँ पे 1800 और 2400 तो समझ में आ गया कि जब पार्सली ऑफिशियल पार्सली पर्सनल वर्क के लिए यूज हो रहा है, तो इसमें पता समझ में आ गया। ये क्या है ये भी बताएंगे बेटा, थोड़ा सा सब्र करो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब दूसरा केस हम बात करते हैं, जब कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने ओन करी है, एम्प्लॉयर से नहीं है, बट ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज हो रही है, तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज हो रही है तो परक्विजिट की वैल्यू तो क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है तो परक्विजिट की वैल्यू
नील, मेरी खुद की गाड़ी है, मैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। बट पार्सली ऑफिशियल और पार्सली पर्सनल, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इन अबव फिगर, यहाँ पे जो अमाउंट आई है ये वाली अमाउंट को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, ये वाली अमाउंट को, जितना एक्सपेंडिचर आया, जितना भी एक्सपेंडिचर आया उसमें से ये वाली अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर 1600 सीसी से कम है तो ये वाली अमाउंट रिड्यूस करनी पड़ेगी। बट ऐसा क्यों करना पड़ेगा और उसका क्या लॉजिक है, वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक ड्राफ्ट सा चार्ट बताया था, उसका मतलब मैंने इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको पता चले ये केसेस हो सकते हैं कि भाई गाड़ी दे दियो लेकिन ऑफिशियल के लिए यूज कियो, गाड़ी दे दियो लेकिन पर्सनल पर्पज के लिए यूज कियो, गाड़ी दे दी तो आधी ऑफिस पर्पज के लिए आधी पर्सनल पर्पज के लिए। एक बार गाड़ी दी नहीं, बट एम्प्लॉय की गाड़ी खुद की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ने बोला कि चलो ठीक है मैं पेट्रोल के पैसे दे दूंगा आपको, मैं मेंटेनेंस कॉस्ट दे दूंगा गाड़ी की, आप ऑफिस पर्पज के लिए यूज करो, आप इसको पर्सनल पर्पज के लिए, आपकी गाड़ी है बट इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट मेरा। ऐसा बोल सकता है कि आपकी गाड़ी है बट आप पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर लो और उसके लिए, दोनों के लिए यूज कर लो, तो आपको जो मैं बाकी चीजें का मैं जो खर्चा है वो दे दूंगा। तो अब हम ये एक आपको ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए था, अब इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरी की पूरी टेबल ICAI के स्टडी मटेरियल से ली हुई है, ठीक है। अभी पहली सरकमस्टांसेस सीरियल नंबर, दूसरे में क्या सरकम, व्हेन द मोटर कार इज ओन्ड बाय और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, पहला केस जहां पे मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है और हायर की है, या तो ओन की है हायर करी है, और इंजन सीसी इज लेस देन 1.6 लीटर और मोर देन 1.6 लीटर, दो ही केस रहेंगे। अगर व्हीकल की 1.6 सीसी से ज्यादा है तो वो वाली फिगर लेनी है। अब पहली बात करते, पहला सर्कमस्टांस, जब होली और एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी है तो नॉट ए परक्यूजिट इफ सम डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड, कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। नॉट ए परक्यूजिट, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज किया तो परक्यूजिट नहीं है, बट कुछ डॉक्यूमेंट उनको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा केस इज फॉर द प्राइवेट और पर्सनल पर्पज, प्राइवेट पर्पज के लिए, अब एक्सपेंस आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा हुआ पर्सनल पर्पज के लिए किया, जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो उस केस में परक्यूजिट की वैल्यू, परक्यूजिट की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमें अभी डिसाइड करना है। परक्यूजिट की वैल्यू कितनी रहेगी, उसके अंदर क्या लेना है, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया वो अमाउंट, क्योंकि रिइंबर्समेंट किया ना एक्सपेंस का, तो कितना खर्चा किया, इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द शॉपर, अगर ड्राइवर है तो उसका जो ड्राइवर को कितने पैसे दिए, उसका रेम्यूनरेशन कितना पे किया वो ऐड करना है। अमाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द मोटर कार, मोटर कार का जो नॉर्मल वियर एंड टियर है उसका अमाउंट रहेगा वो है, उन तीनों को जोड़ दो, मान लो A प्लस B प्लस C, इसमें से माइनस कर दो एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच यूज, मान लो एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट चार्ज करे उसको माइनस कर देंगे, A प्लस B प्लस C माइनस D इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट। कब, जब इट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिवली फॉर द पर्सनल पर्पज, ठीक है। ये बात तो तीन वैल्यू समझ में आ गई कि तीन चीजें हमें इंक्लूड करनी है, जिसमें से अगर ड्राइवर का खर्चा हुआ तो ड्राइवर की वैल्यू ऐड करो, नॉर्मल वियर एंड टियर है वो ऐड करना है, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, कितना अमाउंट खर्च किया गया, ठीक है। और एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द, अब नॉर्मल वियर एंड टियर में तो ठीक है एक वैल्यू आ गई वो ले लेनी है। अब रेम्यूनरेशन में भी ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया, जो भी रिइंबर्समेंट की है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया, उन तीनों को जोड़ लो तो पर्सनल पर्पज के लिए आ गया। ऑफिशियल पर्पज के लिए हमने सीख लिया, पर्सनल पर्पज के लिए हमने सीख लिया। अब हम सीख रहे हैं सबसे मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज थोड़ा पर्सनल है और थोड़ा ऑफिशियल पर्पज है। इज यूज्ड पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस हैं, द एक्सपेंस ऑन द व्हीकल फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस आर मेट बाय
और reimbursed by the employer। जो एक्सपेंस रनिंग और मेंटेनेंस के वो मेट की है रिम्बस के एम्प्लॉयर ने, उस केस के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, परक्यूजिट की वैल्यू 1800 रुपए, और 900 रुपए ऐड कर देने हैं अगर सोफर प्रोवाइड किया गया है तो। ये किसके लिए है, ये किसके लिए बेटा, 1.6 सीसी वाला जो इंजन है, ये 1.6 से अगर ज्यादा सीसी का जो इंजन है उसके लिए। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ जी, सीसी की वैल्यू 1.6 से ज्यादा है तो, ठीक है, 1.6 से ज्यादा है तो 1.6 लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर बोल देते हैं इसको। तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400, क्योंकि ज्यादा अगर मान लो बड़ी कार है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी आएगी, और 900 रुपए सोफर के रहेंगे। अब बात कर रहे थे हम 600 रुपए की, वो तो समझ में आ गया था, 600 और 900 रुपए ये क्या है, ये तो हमें समझ में आएगा 1800 क्या है, 1800 किसके लिए है और 2400 किसके लिए, बट 900 और 600 रुपए किसके लिए। द एक्सपेंस ऑन व्हीकल फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज फुल्ली मेट बाय द एसएससी। ठीक है, अब हम इसके बारे में, एक्सपेंस ऑन व्हीकल फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज, प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए किया गया, बट एक्सपेंस पूरा मेट किया गया किसने, एसएससी ने। ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 प्लस 900। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक केस हमने कर लिया, कौन सा केस किया, जब एसएससी जो एम्प्लॉयर है उसकी खुद की गाड़ी है और वो एम्प्लॉय को एसएससी को गाड़ी दे रहा है पर्सनल पर्पज के लिए, ऑफिशियल पर्पज के लिए, और पार्टली पर्सनल पर्पज और पार्टली ऑफिशियल पर्पज। ठीक है, एक्सपेंस ऑन द व्हीकल फॉर रनिंग द मेंटेनेंस, अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने बियर करे तो 1800 रुपए। एक्सपेंस ऑन व्हीकल फॉर प्राइवेट और पर्सनल इज मेट बाय द एसएससी, अगर एसएससी ने खर्चा बियर किया ना बेटा, देखो एसएससी ने खर्चा बियर किया है, जो एक्सपेंस ऑन व्हीकल फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज आर मेट बाय, एसएससी ने खुद खर्चा किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने तो सिर्फ गाड़ी दी मिली है एम्प्लॉयर से, एसएससी मतलब एम्प्लॉय ने खुद खर्चा किया है। यहाँ पे किसने खर्चा किया था, एम्प्लॉयर ने, तो यहाँ पे अमाउंट इसलिए ज्यादा थी 2400, बट यहाँ पे एम्प्लॉयर ने तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ गाड़ी दी है, तो गाड़ी दी है उसके हिसाब से परक्विजिट की वैल्यू भी कम रहेगी। अगर वो खुद खर्चा करता, एम्प्लॉयर खर्चा करता, तो ये अमाउंट 1800 रुपए और 2400 रुपए। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखो ये वाली बात को और ये वाली बात से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे एक्सपेंस किसने बियर करे, पूरा पर्सनल पर्पज के लिए है, और एक्सपेंस आर बियर बाय द बोन बाय द एम्प्लॉयर। तो उसमें तीन चीजें हमने लेनी है, और यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूटी आधी पर्सनल ड्यूटी, लेकिन जो व्हीकल एक्सपेंस ऑन व्हीकल फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज वो एसएससी में मैटर किए हैं। ऑफिशियल यूज वाले किसने बियर करे हैं, वो किसने करे हैं, एम्प्लॉयर ने। तो इस केस में गाड़ी तो मिली है ना, तो इसलिए ये अमाउंट कम हो गई। अब हम बात करते हैं व्हेन मोटर एम्प्लॉय ऑन द मोटर, जब एम्प्लॉय की खुद की कार है, बट द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन आर मेट बाय और रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर देख लो एक एम्प्लॉय के पास एक व्हीकल है, एम्प्लॉय के पास एक व्हीकल है, एम्प्लॉय के पास कार है, उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी खुद ही पे कर रहा है। मान लो मिस्टर ए है, वो XYZ कंपनी में काम करता है, उसके पास एक व्हीकल है और उसकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट, पेट्रोल डलवाना, उसका मेंटेन करके रखना, सब कुछ वो खुद पे करता है मिस्टर ए। तो उस केस में तो ये कोई परक्यूजिट हुआ ही नहीं। परक्यूजिट तो होता है सैलरी के अलावा कुछ और वैल्यू कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है खुद की गाड़ी है तो एम्प्लॉयर बोले ठीक है बेटा तुम्हारी खुद की गाड़ी है, कोई नहीं, मैं इसका खर्चा देता हूँ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का। तो हाँ, फिर तो ये बात हाँ रही है, तो परक्यूजिट मिल गया, तो बेनिफिट मिल गया। तो यहाँ पे जब भी कोई एम्प्लॉय खुद गाड़ी ओन करता है, लेकिन उसका एक्चुअल रनिंग और मेंटेनेंस चार्ज वो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर, उस केस में परक्विजिट की वैल्यूएशन कितनी होगी वो फाइंड आउट अब हम करेंगे। तो पहला केस, सच रिएम्बर्समेंट इज फॉर यूज ऑफ द व्हीकल होली और ऑफिशियल पर्पज। जब ऑफिशियल पर्पज आ गया तो परक्विजिट नहीं माना जाता बेटा। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लो। प्रोवाइडेड सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ लेकिन डॉक्यूमेंट तो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, सच रिइंबर्समेंट इज फॉर यूज ऑफ
फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर द पर्सनल और प्राइवेट पर्पज। अब आप पूछोगे सर इसमें पर्सनल पर्पज वाला कहाँ गया? भाई एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है, खुद की कार है, उसने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर ली, तो उसमें जब कोई उसको बेनिफिट मिला ही नहीं खुद के, तो परक्विजिट हुआ ही नहीं, तो इसलिए पर्सनल वाला भी कोई परक्विजिट रहेगा नहीं। बट सच रिम्बर्समेंट फॉर द यूज ऑफ पार्टली फॉर द पर्सनल पार्टली फॉर द ऑफिशियल, ये सबसे अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, कितना अमाउंट रहेगा उसमें से घटा देंगे अमाउंट स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1C1। तो 1 कौन सा? ये है 1, 1 का सी कौन सा है? ये है सी, और उसका फिर 1 कौन सा? ये। तो ये वाली अमाउंट है ना, ये वाली अमाउंट हम, कौन सी अमाउंट? ये वाली अमाउंट हम माइनस कर देंगे इसमें से, किस में से? इसमें से एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा कोई लॉजिक आप लगाने की कोशिश मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट इतना ध्यान रखो, जब ऑफिशियल पर्पज के लिए गाड़ी यूज कर रहा है प्लस पर्सनल पर्पज के लिए गाड़ी यूज कर रहा है, बट उसका जो खर्चा है वो रिइंबर्स कर रहा है कौन? कौन रिइंबर्स कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो कितना खर्चा उसने रिइंबर्स किया? पूरा का पूरा परक्विजिट होना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो कि गाड़ी उसने ऑफिस पर्पज के लिए भी तो यूज करी है, और जब ऑफिस पर्पज के लिए यूज करते हैं तो उसमें तो कोई परक्विजिट होता ही नहीं, कोई परक्विजिट होता ही नहीं। तो इसलिए पूरा का पूरा खर्चा तो परक्विजिट मानना गलत है। एक गाड़ी को चलाने के लिए 10,000 रुपए लगे, 10,000 रुपए में से मान लो कि 4,000 रुपए तो वो ऑफिस पर्पज के काम के लिए लग गए, और बाकी के 6,000 रुपए उसका पर्सनल पर्पज के लिए लगे। तो उसमें आप बोल सकते हो कि सर जो पर्सनल वाला 6,000 रुपए है इसको हम परक्विजिट मान लेंगे, और जो 4,000 रुपए है जो ऑफिस पर्पज के लिए लगे हैं उसको हम ऑफिस पर्पज मान लेंगे। जो 10,000 रुपए टोटल एक्सपेंस है वो तो जो रिइंबर्स किया गया टोटल एक्सपेंस, वो तो पूरा खर्चा नहीं माना जाएगा। तो सेम वे एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकम, तो टोटल कितने अमाउंट उसने एक्सपेंड करी वो उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी? द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1 से। अगर वो 1600 सीसी की है, उससे कम की है, तो 1800 रुपए माइनस कर देंगे, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो उसमें से 2400 रुपए माइनस कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बेल आइकन के लिए प्रेस कर दो नोटिफिकेशन चाहिए तो। उससे आगे देखो, वेयर द एम्प्लॉय ऑन एनी ऑफ द ऑटोमेटिक, अब ये तो हो गया 1.6 सीसी, उससे कम या उससे ज्यादा। इसके अलावा अगर कोई जैसे अदर ऑटोमोटिव कन्वीनियंस यूज करता है, जैसे कि बाइक यूज करता है, तो बाइक में ड्राइवर मिलेगा क्या? बाइक तो खुद ही ड्राइव करनी पड़ती है। तो बाइक के केस में भी दो केस हो सकते हैं, बाइक के केस में भी दो केस हो सकते हैं। बाइक के केस में देखो मैं बताता हूँ, बाइक के केस में भी दो केस कैसे हो सकते हैं अभी बताता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम देखो बाइक के केस में, बाइक, ये बाइक है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयर की खुद की बाइक है, उसने वो बाइक दे दी किसको? एम्प्लॉय को। किसको दे दी बेटा? एम्प्लॉय को। और ये ऐसे हो सकता है एम्प्लॉय की खुद की बाइक है, वो उसने यूज कर ली, और बाकी का रीइंबर्समेंट कर दिया उसका पेट्रोल का खर्चा, रीइंबर्समेंट कर दिया पेट्रोल का खर्चा। तो दो केस यहाँ पे रहेंगे, लेकिन दोनों ही केस में ड्राइवर तो देगा नहीं, वो ड्राइवर तो खुद ही ड्राइव करनी पड़ेगी, ये कोई ऊबर की बाइक तो है नहीं, तो इसमें कोई ड्राइवर तो मिलेगा नहीं, तो ड्राइवर वाला एक्सपेंस तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, पूरा डिटेल में देखते हैं। देखो, when the actual running and maintenance charges are met and reimbursed by the employer, such reimbursement meant for the use of vehicle wholly or exclusively for the official purpose। तो बेटा वही ऑफिशियल पर्पज में तो कोई परक्विजिट होता ही नहीं है, बट कुछ डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे? एक बार चार्ट पूरा हो जाए फिर आपको बता दूंगा। और 1.6 सीसी से ज्यादा तो कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। Such reimbursement is for the use of
व्हीकल पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर द पर्सनल पर्पज। तो इस केस में द एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर वो पूरा रहेगा, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 900 रुपए माइनस कर देंगे। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, इधर 1800 रुपए और इधर 2400 रुपए माइनस कर देंगे। तो सेम वे बाइक के केस में भी ऐसे ही है, अगर पर्सनल पर्पज के लिए आदि उस ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किए तो उस केस में पूरा हम 900 रुपए माइनस करेंगे। अब डॉक्यूमेंट की बात हो रही थी, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए आपको भाई, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, व्हेन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्लेम, कब चाहिए वो देखो, दैट मोटर कार इज यूज्ड होनली और एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। वो ऐसे क्लेम करेगी जिन्हें पर्सनल पर्पज के लिए तो यूज ही नहीं करा, ये तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए और परक्यूजिट है ही नहीं। इससे क्या होता है ना, मैंने एक कंपनी है, कंपनी ने अपने सब एम्प्लॉय को गाड़ी दे रखी है और कहता है कि यूज करो। भाई बढ़िया, कंपनी ने सबको दे दिया और एम्प्लॉय बोलेंगे सर यूज तो कर लेंगे लेकिन हमें टैक्स देना पड़ेगा, इसकी वैल्यूएशन होगी और परक्यूजिट की वैल्यूएशन होती है, मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा। तब कहेगा कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ ऑफिशियल पर्पज के लिए, और ऑफिशियल पर्पज के लिए तो कोई परक्यूजिट होता ही नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यूएशन होगी नहीं, तो कोई टैक्स आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो पहला केस तो ये है जब एम्प्लॉयर बोलता है कि होली और एक्सक्लूसिवली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी। दूसरा केस ये है, द एक्चुअल एक्सपेंस on running and maintenance of the motor car owned by the employee for official purpose is more than the amount deductible in serial number 2B and 3B of the above table। वो बोलता है कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना ऑफिशियल पर्पज के लिए, वो सीरियल नंबर 2B देख लेते हैं और 3B देख लेते हैं। देखो 2B कौन सा, ये वाला 2B कौन सा बेटा, ये वाला, और 3B कौन सा है, ये वाला 3 का B। ये बोलता है कि जब एसएससी खुद ऑन करता है और उसमें पता चला कि जो उसका एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पज इज मोर देन द अमाउंट डिडक्टेबल। कितनी अमाउंट डिडक्ट करी जाती है यहाँ पे, तो 900 डिडक्ट करी जा रही है, यहाँ पे कितनी डिडक्ट करी जाए, 800, 1800 और 2400, उससे ज्यादा है तो ही में क्लेम में हायर अमाउंट, वो हायर अमाउंट क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं कि हायर अमाउंट क्लेम ना कर सके, तो हायर अमाउंट क्लेम कर सकता है फॉर द ऑफिशियल यूज के लिए, बट उसके लिए डॉक्यूमेंट मेंटेन। तो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, एक तो ऑफिशियल ड्यूटी वाले में और एक अगर वो हायर अमाउंट क्लेम कर रहा है तो। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन सच केस शैल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्ज reimbursed by the employer as reduced by such higher amount attributable to the official use of the vehicle provided that following condition are satisfied। ये बोल रहा है कि एक्चुअल चार्ज ये तो रहेगा ही रहेगा, एक्चुअल चार्ज उसमें से माइनस करेंगे, 900 रुपए नहीं, हायर अमाउंट माइनस करने को मिलेगा आपको। इसी तरह यहाँ पे भी जो जितनी अमाउंट आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये तो पूरा मिलेगा ही मिला, प्लस इसमें से ये माइनस करने को ये नहीं मिलेगा। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मान लो 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए में से 1800 माइनस कर दिए तो कितना बचा, मान लो कि 99,000 बच गया, तो पूरा परक्यूजिट की वैल्यू हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट माइनस करने को मिलेगा, 1 लाख यहाँ पे था और ज्यादा अमाउंट माइनस करने को हमने कितना माइनस कर दिया, मान लो कि 40,000 माइनस कर दिया, तो 60,000 तक का परक्यूजिट, तो परक्यूजिट की वैल्यू कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो उस केस में ये कहा कि अच्छा ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको ना एक काम कर दो, कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लो। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा बेटा, डॉक्यूमेंट में एम्प्लॉयर को मेंटेन करनी पड़ेगी कंप्लीट डिटेल ऑफ जर्नी, कहाँ पे लेके गए, अंडरटेकर फॉर द ऑफिशियल पर्पज, डेट ऑफ जर्नी रहेगी, डेस्टिनेशन किधर गए, कितनी माइलेज दी और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड देयर ऑन, ये पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। या फिर एम्प्लॉयर गिव्स ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिव फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल। ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी आप उसका बेनिफिट उठा ले सकते हो, नहीं तो आपको 900 रुपए माइनस करने पड़ेंगे और ऑफिशियल ड्यूटी है तो फिर वो टोटल खर्चा माइनस करना पड़ेगा जो कि रिइंबर्स हुआ है। The meaning of normal wear and tear of the motor car. For computing of the perquisite of motor car, normal wear and tear of the motor car will be 10% of the annual actual cost of the motor car। तो जो नॉर्मल वियर एंड टीयर जो हमने यहाँ पे लिखा था वियर एंड टीयर, ये रहा, सिर्फ एक ही जगह पे आया है, वो ये जगह नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल एंड वियर टीयर को 10% ऑफ
एक्चुअल कॉस्ट, खत्म। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो कि आगे मैंने बताया कि नॉर्मल वीआरटीआर को 10% पे लेना पड़े। अब बात आती है जब एक से ज्यादा दो मोटर कार हो, एक से ज्यादा दो मोटर कार अवेलेबल करा दे आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में देखो, हमने एक एग्जांपल किया था, जब कोई हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है, दोनों केस में दो हाउस हैं, तो किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले, तो हमने एक दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देखा था कि एक्स को ले लो, ऑप्शन 1 को ले लो, ऑप्शन 2 को ले लो, एक बार 1 और 3 को ले लो, 2 और 3 को ले लो, फिर पूरा कैलकुलेटर देखो किस में टैक्स आ रहा है, वही फाइनल। तो जब दो कार ली जाती है, जब दो मोटर कार, दो गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने, और दोनों ही गाड़ी एम्प्लॉय अलाउड टू यूज एनी सच कार अदरवाइज देन होली और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए नहीं, किसी भी कार को कैसे भी यूज कर सकते हो, तो उस केस में द वैल्यू perquisite shall be calculated in respect of one car as if employee had been provided only one motor car for use partly in the performance of facility, partly for the period, and the amount calculated in respect of other car had been provided as exclusive the form। तो क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो उसने दो कार प्रोवाइड की, कार 1, कार 2, तो आपकी मर्जी है, आप कार 1 को पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो या कार 2 को पर्सनल पर्पज और पार्टली पर्पज और पार्टली ऑफिशियल इसके लिए यूज करो, कौन सा भी यूज कर सकते हो, या फिर इसको पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल इसके लिए यूज कर लो, और इसको पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर लो, या फिर इसको पीपी लिखने की बजाय कंफ्यूजन ना हो तो हम लिख देते हैं पर्सनल। ठीक है, आपकी मर्जी है, इन दोनों कॉम्बिनेशन है, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन, जिसमें भी टैक्स कम आए वो आप वो वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आप बता सकते हो, जैसे मान लो किसी ने टैक्स आ गया कम, तो इस वाले केस में तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला टैक्स हम, ये वाली हम नहीं लेंगे, हम इसमें इसको मानेंगे पर्सनल, इसको मानेंगे पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। ठीक है बेटा, तो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में सिर्फ इतना ही था, एक दो सम अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप मुझसे कुछ सम करवाना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक नया लेक्चर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए विद द हेल्प ऑफ द सम। और यहाँ पे भी मैंने पूरा आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो ये, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे बता सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं और आपके सारे डाउट को सोल्व कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।